अभिवादन। पिछले कुछ समय से हम अक्सर ये खबरें सुन रहे हैं ना कि राज्यों में राज्यपाल और जो चुनी हुई सरकारें हैं उनके बीच थोड़ी खींचतान चल रही है। हाँ बिल्कुल। खासकर तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों से ये बातें ज्यादा सामने आ रही हैं। हाँ, कभी लगता है कि विधेयकों को मंजूरी में देरी हो गई है, कभी कोई प्रशासनिक नियुक्ति अटक जाती है। तो ये टकराव होता क्यों है आखिर? सही सवाल है। मतलब राज्य में सत्ता का असली सेंटर कौन है? क्या वो राज्यपाल है या फिर मुख्यमंत्री और उनकी जो मंत्री परिषद है वो? और इसी सवाल का जवाब वो हमें मिलता है भारतीय संविधान के एक बहुत ही खास अनुच्छेद में, आर्टिकल 154, अनुच्छेद 154। अच्छा, तो आज हम इसी पर बात करेंगे। एकदम गहराई से समझेंगे कि अनुच्छेद 154 क्या है, इसे संविधान में क्यों रखा गया और आज इतने सालों बाद इसका क्या मतलब है, ये कितना प्रासंगिक है। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो इसी गुत्थी को सुलझाने में हमारी मदद करेंगे। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ कोई राजनीतिक बहस का मुद्दा नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सीधे सीधे हमारे लोकतंत्र के मतलब बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ सवाल है। सही। अनुच्छेद 154 ही तो वो कील है, कह सकते हैं, जिस पर राज्य स्तर पर सरकार का पूरा संसदीय मॉडल टिका हुआ है। अच्छा। यही बताता है कि सरकार चलाने की जो शक्ति है, मतलब नीतियां बनाना, उन्हें लागू करना, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, जिसे हम कार्यकारी शक्ति या एग्जीक्यूटिव पावर कहते हैं, हाँ हाँ। वो असल में किसके पास है और उसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। तो ये कोई सिर्फ कानूनी बारीकी नहीं है। नहीं, ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात हो गई। हाँ, ये तय करता है कि जनता ने जिसे चुना है वो सरकार कितने असरदार तरीके से काम कर पाएगी। तो चलिए सीधे आते हैं अनुच्छेद 154 पर। ये कहता क्या है? हमारी सामग्री के हिसाब से इसके दो हिस्से हैं, है ना? पहला हिस्सा तो बड़ा सीधा सा लगता है। हाँ, पहला क्लॉज 154(1) वो कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, मतलब एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर के पास होगी। सिंपल। हाँ, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली बात, या कह लें कि पूरी व्यवस्था का जो सार है, वो इसके दूसरे हिस्से में है, क्लॉज 2 में। अच्छा, क्लॉज 2 में क्या है? अनुच्छेद 154(2) ये साफ करता है कि राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग या तो सीधे खुद करेगा या फिर अपने नीचे के अधिकारियों के जरिए, और सबसे जरूरी बात, इस संविधान के अनुसार। संविधान के अनुसार? इसका क्या मतलब हुआ फिर? हाँ, यहीं पर वो संसदीय लोकतंत्र वाला सिद्धांत आता है। संविधान के अनुसार का मतलब है कि नॉर्मल हालात में राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह और मदद से ही काम करना होगा। अच्छा। और इस मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री। ये बात आगे अनुच्छेद 163 से और भी साफ हो जाती है। हाँ, जो कहता है कि राज्यपाल को सलाह और मदद देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि संविधान ने राज्यपाल को कार्यकारी शक्तियों का एक तरह से भंडार तो दे दिया। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन उस भंडार की चाबी असल में मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट के पास है। ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लगता कि शक्ति किसी के पास है पर उसे चला कोई और रहा है? हाँ, अजीब लग सकता है, पर यही वो चीज है जिसे हम नाम मात्र प्रमुख यानी नॉमिनल हेड और वास्तविक प्रमुख यानी रियल हेड का अंतर कहते हैं। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल, यही संसदीय प्रणाली का, पार्लियामेंट्री सिस्टम का कोर आइडिया है। और हमने इसे केंद्र में भी अपनाया है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद, और राज्यों में भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद। हाँ, तो ये सोचा समझा डिजाइन है। हाँ, बिल्कुल सोचा समझा। देखिए, राज्य के जितने भी सरकारी काम होते हैं वो फॉर्मली राज्यपाल के नाम पर ही होते हैं। जैसे कोई बिल पास हुआ विधानसभा से, तो उस पर राज्यपाल हस्ताक्षर करेंगे तभी वो कानून बनेगा। हाँ। या फिर बड़ी नियुक्तियां करना, यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर वगैरह। ओके। यहाँ तक कि माफी देने की जो शक्ति है वो भी, ये सब कागज पर राज्यपाल करते हैं। लेकिन इन सब कामों के पीछे जो असली फैसला होता है, जो नीति तय होती है, जो दिशा मिलती है, वो कहां से आती है? चुनी हुई मंत्रिपरिषद से। अच्छा। और ये व्यवस्था इसलिए है ताकि असली ताकत उन लोगों के हाथ में रहे जिन्हें जनता ने चुना है और जो विधानसभा के जरिए जनता को जवाब दे हैं। राइट। तो राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख हैं, संविधान के मुखिया हैं, लेकिन सरकार के मुखिया नहीं है, वो शासनाध्यक्ष नहीं है। लेकिन क्या ये हमेशा 100% ऐसा ही होता है? मतलब क्या कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आती जब राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए मजबूर न हो और अपनी समझ से, अपने विवेक से फैसला ले सके? हाँ, ये एक जरूरी सवाल है, क्योंकि जो विवाद हम देखते हैं आजकल, हाँ, वो अक्सर इन्हीं विवेकाधीन शक्तियों या डिस्क्रेशनरी पावर्स को लेकर उठते हैं। बिल्कुल। तो हाँ, संविधान कुछ बहुत ही सीमित
गिनी चुनी और असाधारण परिस्थितियां बताता है जहां राज्यपाल अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कौन सी? जैसे मान लीजिए चुनाव हुए और किसी भी पार्टी या गठबंधन को साफ बहुमत नहीं मिला। त्रिशंकु विधानसभा वाली स्थिति। हाँ, हैंग्ड असेंबली। हम्म, तो अब मुख्यमंत्री किसे बनाना है, सरकार बनाने के लिए पहले किसे बुलाना है, ये फैसला राज्यपाल अपने विवेक से लेते हैं। ओके, ये एक हुआ। दूसरा, अगर उन्हें लगता है कि राज्य सरकार संविधान के हिसाब से नहीं चल पा रही है, तो वो राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश केंद्र को भेज सकते हैं, आर्टिकल 356 के तहत। और कुछ मामलों में अगर कोई सरकार विधानसभा में अपना बहुमत खो दे, तो उसे बर्खास्त करने या विधानसभा भंग करने का फैसला भी कुछ हद तक विवेकाधीन शक्ति में आ सकता है। हालांकि इस पे भी काफी कानूनी बहसें हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं। अच्छा। लेकिन ये सब अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं। रोजमर्रा का जो सरकारी काम है, बिलों पर सहमति देना है, सामान्य नीतियां लागू करनी है, उसमें राज्यपाल से यही उम्मीद की जाती है कि वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करें। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है। हाँ, बार बार सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इसी बात पर जोर दिया है। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि जब संविधान बन रहा था तो हमारे निर्माताओं ने, फोरफादर्स ने, यही मॉडल क्यों चुना? मतलब उस वक्त संविधान सभा में जरूर इस पर बहस हुई होगी। बिल्कुल हुई थी, बहुत जोरदार बहसें हुई थी। क्या ऐसे विचार नहीं थे कि राज्यपाल को ज्यादा ताकत दे दे या कोई और सिस्टम अपनाए? खासकर बाबा साहब आम्बेडकर का क्या रोल था इसमें? बहुत अहम सवाल है ये। संविधान सभा में राज्यपाल की भूमिका और उसकी शक्तियों को लेकर काफी अलग अलग मत थे। अच्छा। हाँ, कुछ सदस्य चाहते थे कि राज्यपाल को सीधे जनता चुने, डायरेक्ट इलेक्शन हो। ओह, उसे काफी लेजिटिमेसी और पावर मिलती। बिल्कुल। कुछ का मानना था कि उसे केंद्र सरकार के एजेंट के तौर पर ज्यादा मजबूत होना चाहिए ताकि राज्यों पर केंद्र का कंट्रोल बना रहे। लेकिन आखिरकार डॉक्टर BR आम्बेडकर और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उन्होंने इसी संसदीय प्रणाली वाले मॉडल पर जोर दिया। क्यों? क्या तर्क था उनका? डॉक्टर आम्बेडकर ने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि राज्यपाल की जो स्थिति होगी वो ब्रिटिश क्राउन जैसी होगी, या जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति की है। मतलब वो एक संवैधानिक प्रमुख होगा जो राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा, लेकिन शासन नहीं करेगा, रूल नहीं करेगा। अच्छा। उन्होंने तर्क दिया कि अगर राज्यपाल को असली कार्यकारी शक्तियां दे दी गईं या उसे मंत्रिपरिषद की सलाह को अनदेखा करने का वीटो पावर दे दिया गया, तो राज्य में 2 पैरेलल पावर सेंटर बन जाएंगे। हाँ, एक चुनावा मुख्यमंत्री, एक नियुक्त राज्यपाल। बिल्कुल। और इससे क्या होगा? टकराव होगा, गतिरोध पैदा होगा, अस्थिरता आएगी। उन्होंने कहा था कि राज्यपाल के पास कर्तव्य होंगे, शक्तियां नहीं। वो मंत्रिमंडल को सलाह दे सकता है, चेतावनी दे सकता है, लेकिन उनके फैसले को पलट नहीं सकता। तो ये जो व्यवस्था है कि मंत्रिमंडल की सलाह लगभग हमेशा माननी पड़ेगी, इसका मुख्य मकसद लोकतंत्र को मजबूत करना था और चुनी हुई सरकार की जवाबदेही पक्की करना था। निश्चित रूप से। कि भाई पावर का रिमोट कंट्रोल जनता के चुने हुए नुमाइंदों के पास ही रहे। बिल्कुल। ये लोकतंत्र की जड़ों को सींचने जैसा था। संविधान बनाने वालों का मानना था कि अगर एक नियुक्त व्यक्ति यानी राज्यपाल चुनी हुई सरकार के फैसलों पर रोक लगाने लगे तो ये तो जनादेश का अपमान होगा ना। सही बात है। संसदीय लोकतंत्र का आधार ही यही है कि एग्जीक्यूटिव यानी सरकार वो लेजिस्लेचर यानी विधायिका के प्रति जवाबदेह हो और विधायिका सीधे जनता के प्रति। हाँ। तो अनुच्छेद 154 और 163 ये दोनों मिलकर इसी चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी को, जवाबदेही की इसी कड़ी को पक्का करते हैं। तो राज्यपाल का रोल एक गाइड जैसा हुआ, एक फिलोसोफर जैसा। हाँ, एक मार्गदर्शक, एक दोस्त और एक दार्शनिक की तरह ज्यादा है, एक शासक की तरह नहीं। हाँ, उसे ये देखना है कि सरकार संविधान के दायरे में काम कर रही है या नहीं, लेकिन वो सरकार की जगह नहीं ले सकता। तो ये तो हुई सिद्धांत की बात। लेकिन आज जब संविधान लागू हुए 70 साल से ज्यादा हो गए हैं, क्या ये अनुच्छेद उतना ही असरदार है? राज्यों के रोजमर्रा के कामकाज में हम इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये अनुच्छेद आज भी राज्य के प्रशासन की रीढ़ की हड्डी है। हर राज्य में सरकार इसी मॉडल पर काम करती है। अच्छा? आप सोचिए, राज्य का सालाना बजट बनता है, विधानसभा में पेश होता है, किसानों के लिए कोई नई योजना आती है, शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, शिक्षा स्वास्थ्य की नीतियां लागू होती हैं, कोई नया कानून बनाना है, उसका ड्राफ्ट तैयार होता है। ये सारे बड़े और अहम फैसले कौन लेता है? मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट। बिल्कुल, मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट। राज्यपाल की भूमिका इन फैसलों को एक तरह से औपचारिक रूप देने की होती है, उन पर साइन करके उन्हें कानूनी शक्ल देने की, और ज्यादातर समय ये प्रक्रिया आराम से बिना किसी रुकावट के चलती रहती है। लेकिन फिर ये टकराव क्यों?
जैसे हमने शुरू में बात की थी, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों से जो खबरें आ रही हैं वो तो कुछ और ही कहानी कहती हैं। हाँ, ये एक जरूरी मुद्दा है। हमारी सामग्री में भी जिक्र है कि तमिलनाडु में राज्यपाल ने कई बिलों को काफी लंबे समय तक रोके रखा। इस पर विवाद हुआ, राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। बिल्कुल। केरल में भी विश्वविद्यालयों के चांसलर के तौर पर राज्यपाल की भूमिका को लेकर और कुछ फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर राज्य सरकार और राज्यपाल में काफी मतभेद दिखे। तो क्या ये अनुच्छेद 156 की व्याख्या में या उसे लागू करने में कोई चुनौती आ रही है? हाँ, ये जो हाल के उदाहरण है ये दिखाते हैं कि अनुच्छेद 154 और उससे जुड़ी जो राज्यपाल की शक्तियां हैं उनकी इंटरप्रिटेशन को लेकर, उनकी व्याख्या को लेकर तनाव पैदा हो सकता है। तमिलनाडु वाला मामला खासतौर पर बिलों पर सहमति देने से जुड़ा था। देखिए, संविधान राज्यपाल को कुछ ऑप्शन देता है जब कोई बिल उनके पास आता है। क्या ऑप्शन है? वो सहमति दे सकते हैं या सहमति रोक सकते हैं, या कुछ खास मामलों में बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए रिजर्व कर सकते हैं, या फिर बिल को छोड़कर पुनर्विचार के लिए विधानसभा को लौटा सकते हैं। ओके। लेकिन सहमति कितने समय में देनी है या कितने समय तक रोक सकते हैं, इस पर संविधान चुप है। मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है। अच्छा, ये ग्रे एरिया है। हाँ। और इसी अस्पष्टता का फायदा उठाकर कभी-कभी देरी होती है, जिससे चुनी हुई सरकार का काम अटकता है। और केरला में? केरला में विवाद थोड़ा और फैला हुआ था। वो यूनिवर्सिटीज की ऑटोनॉमी और वाइस चांसलर्स की नियुक्तियों से लेकर राज्य के फाइनेंशियल मैनेजमेंट तक गया। वहां राज्यपाल ने सरकार के कुछ कदमों पर संवैधानिक सवाल उठाए। तो ऐसे मामलों में अक्सर ये बहस छिड़ जाती है कि राज्यपाल कहां तक अपनी डिस्क्रेशनरी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं और कहां वो मंत्रिपरिषद की सलाह को नजरअंदाज कर रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में फिर हमारी न्यायपालिका, खासकर सुप्रीम कोर्ट, उसका क्या रोल रहा है? क्या कोर्ट ने इस बैलेंस को बनाने की या स्थिति साफ करने की कोशिश की है? न्यायपालिका का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐतिहासिक फैसलों में राज्यपाल की शक्तियों और अनुच्छेद 154 के दायरे को साफ किया है। जैसे? कोई खास केस? हाँ। शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य 1974 जैसे पुराने मामलों से लेकर अभी हाल के मामलों तक कोर्ट का नजरिया काफी हद तक एक जैसा रहा है। क्या कहा है कोर्ट ने? हमारी सामग्री में 2023 के एक अहम पर्यवेक्षण का जिक्र है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने शायद तमिलनाडु मामले के संदर्भ में ही फिर से ये दोहराया कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह को अनदेखा नहीं कर सकते, खासकर तब जब विधानसभा ने कोई बिल पास कर दिया हो। अच्छा। कोर्ट ने कहा कि जितनी जल्दी हो सके सहमति देना ये राज्यपाल का संवैधानिक कर्तव्य है और बिना वजह देरी करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करता है। ये तो बहुत साफ बात है। हाँ, कोर्ट ने यह भी साफ किया कि जो विवेकाधीन शक्तियां हैं उनका इस्तेमाल मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता। वो सिर्फ उन्हीं असाधारण परिस्थितियों तक सीमित हैं जहां संविधान ने साफ तौर पर इजाजत दी है। तो एक तरह से न्यायपालिका संविधान के गार्डियन के तौर पर काम करती है, ये पक्का करने के लिए कि जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं वो अपनी सीमाओं में रहें। इसे समझने के लिए चलिए दिल्ली का उदाहरण लेते हैं। वो एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन उसकी अपनी विधानसभा और सरकार भी है। हाँ, दिल्ली का मामला थोड़ा खास है। तो अगर दिल्ली विधानसभा कोई कानून बनाती है तो ये प्रक्रिया अनुच्छेद 154 और जो दिल्ली का स्पेशल स्टेटस है उसके तहत कैसे काम करती है? देखिए, दिल्ली क्योंकि पूर्ण राज्य नहीं है तो वहां उपराज्यपाल एलजी की भूमिका और शक्तियां अनुच्छेद 239 ए के तहत तय होती हैं, और ये अनुच्छेद उन्हें कुछ मामलों में राज्यों के राज्यपालों से ज्यादा विवेकाधिकार देता है। अच्छा। लेकिन जो मूल सिद्धांत है वो यहां भी लागू होता है। मान लीजिए दिल्ली विधानसभा ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए कोई बिल पास किया। ठीक है। तो प्रक्रिया के तहत दिल्ली की चुनी हुई सरकार यानी मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल इस बिल को मंजूरी के लिए एलजी के पास भेजने की सिफारिश करेगी। अब ज्यादातर मामलों में, खासकर उन विषयों पर जो पूरी तरह से राज्य सूची या समवर्ती सूची के तहत दिल्ली सरकार के अधिकार में आते हैं, एलजी से यही उम्मीद की जाती है कि वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हुए बिल पर सहमति देंगे और उनके साइन के बाद वो कानून बन जाएगा। लेकिन हाँ, अगर एलजी की राय सरकार से अलग है या मामला केंद्र के अधिकार क्षेत्र से जुड़ा है, जैसे पुलिस, जमीन, पब्लिक ऑर्डर, तो वो इसे राष्ट्रपति के विचार के लिए रिजर्व कर सकते हैं। या अगर मतभेद होता है तो एक खास प्रक्रिया अपनाई जाती है, लेकिन सामान्य विधायी प्रक्रिया में सलाह का महत्व बना रहता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार और एलजी के बीच शक्तियों के बंटवारे पर कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं। तो कुल मिला के ये जो अनुच्छेद 154 है, ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। एक तरफ राज्य का औपचारिक प्रमुख है राज्यपाल,
जो संविधान और केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर भी काम करता है। हाँ। और दूसरी तरफ लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार है, जिसे जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है। और ये संतुलन ही है जो कभी-कभी कसौटी पर आ जाता है। बिल्कुल सही। जैसा कि हमारी सामग्री का एक वाक्य कहता है, राज्यपाल का नाम, मंत्रिपरिषद का काम और अंततः जनता की जीत। ये एक आदर्श स्थिति है। हाँ, आदर्श स्थिति। बिल्कुल सही कहा आपने। ये अनुच्छेद असल में संसदीय लोकतंत्र और जो हमारा संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर, उसके बीच एक पुल का काम करता है। अच्छा। ये पक्का करता है कि राज्य अपने दायरे में स्वायत्त रूप से काम करें, लेकिन संविधान के दायरे में। ये राज्यपाल को एक तरह का सेफ्टी वाल्व भी बनाता है, जो बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में उसे चुनी हुई सरकार को ही प्रभावी ढंग से काम करने देना चाहिए। चुनौती तब आती है जब राजनीतिक वजहों से या संवैधानिक व्याख्या में मतभेद के कारण यह संतुलन बिगड़ता है। तो आज की हमारी इस बातचीत से ये तो साफ है कि अनुच्छेद 154 भारतीय संविधान की एक नींव का पत्थर है। ये राज्य स्तर पर शक्ति कैसे बटेगी ये तय करता है। राज्यपाल को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा देता है, लेकिन असली कार्यकारी ताकत चुनी हुई मंत्रिपरिषद को सौंपता है। हाँ, ये शक्तियों के बंटवारे और लोकतंत्र जवाबदेही का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो ये पक्का करने की कोशिश करता है कि फैसले लेने वाले लोग आखिरकार जनता के प्रति ही जवाबदेह हों। ये वाकई हमारे संविधान की एक बहुत ही परिपक्व और सूची समझी व्यवस्था है। ये केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकार कैसे चलेगी, इसका मार्गदर्शन करती है और इस सिद्धांत को स्थापित करती है कि सत्ता का अंतिम स्रोत जनता है, जिसका इस्तेमाल उनके चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। लेकिन जैसा कि हमने देखा, ये व्यवस्था चुनौतियों से खाली नहीं है। संवैधानिक प्रावधानों की जो भाषा है, खासकर वो विवेकाधीन शक्तियों वाले हिस्से में, वो कभी-कभी व्याख्या के लिए गुंजाइश छोड़ती है। हाँ, जिससे फिर राजनीतिक तनाव पैदा होता है। हाँ, और फिर मामला अदालत तक पहुंचता है, न्याय का हस्तक्षेप की नौबत आ जाती है। बिल्कुल। और यही बात हमें इस चर्चा के आखिर में एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। क्या सवाल? कि संविधान बनाने वालों ने संवैधानिक प्रमुख यानी राज्यपाल और वास्तविक कार्यकारी यानी मंत्रिपरिषद के बीच शक्तियों का जो संतुलन आज से लगभग 75 साल पहले बनाया था, क्या वो आज की बदली हुई राजनीतिक सच्चाइयों, बढ़ती हुई क्षेत्रीय आकांक्षाओं और केंद्र राज्य संबंधों की जो नई जटिलताएं हैं, उनके दौर में पूरी तरह से कारगर है? या फिर इस संतुलन को बनाए रखने और इसे शायद और साफ करने के लिए संवैधानिक या कानूनी स्तर पर किसी नए सिरे से सोचने या किसी समायोजन की जरूरत महसूस होती है? ये वाकई एक बहुत ही प्रासंगिक और विचार करने लायक प्रश्न है। इस पे यकीनन आगे भी सोचने की जरूरत है।